हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये शिक्षक हैं और सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं, और जो इधर आप भीड़ देख रहे हैं ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं 69,000 के, जो अभी भी अपने नियुक्ति को लेकर यहाँ पर धरनारत हैं और लगातार पिछले कई सालों से ये धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लगातार रखे हुए। जब से ये कोर्ट का आदेश आया कि नई लिस्ट जारी की जाए उसके बाद से ये लोग धरना दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं, क्या मांगे हैं। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, किस वजह से उनको यहाँ आना पड़ा, लखनऊ आना पड़ा, और वो अपनी बातों को किस तरह से रख रहे हैं। जैसे कि यह तमाम जो बोर्ड लोग लेकर लोग खड़े हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि चयनित शिक्षकों को जो है यहाँ पर आना पड़ रहा है। बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम इरशाद अहमद है। कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ से हैं सर। आजमगढ़ से। आप लोग लगातार जो है धरना देते रहे हैं इसके पहले भी, लेकिन आप लोगों को हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली, इसके बाद भी आप लोग धरना दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत विडम्बना है। न्याय तो मिल गया है लेकिन दिख नहीं रहा, अधिकार नहीं मिला है सर। न्याय तो मिल गया है लेकिन अभी हम लोगों का अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि ऑर्डर आया 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गए ऑर्डर हुए, लेकिन अभी सरकार एक कदम नहीं बढ़ी है। बस हम लोगों की सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को फिर से 640 दिन हम लोग धरना दिए थे इको गार्डन में, तब आचार संहिता लग गया 18वीं लोकसभा की, तो फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। फिर अभी कोर्ट में लग करके 13 अगस्त को हम लोगों का ऑर्डर आया है, तो उसमें कोर्ट ने डायरेक्ट कहा है इनको जल्द से जल्द, बच्चों को जो सफ़र कर रहे हैं 5 साल से, इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की दिया जाए। समय सीमा तो 3 महीना दिया है, तो क्या ये ज़रूरी है हम 85 दिन बाद से काम स्टार्ट करें? ये भी तो हो सकता है ना कि हम अभी से स्टार्ट कर दें, शेड्यूल जारी कर दें, शेड्यूल हम लोग का जारी कर दें, हम लोग घर अपने अपने घर चले जाएंगे, काउंसलिंग करा लेंगे। बस सरकार से यही निवेदन है। सबसे बड़ा विलेन किसे मानते हैं इस पूरे विलेन जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको इतना विलम्ब करने में किसकी जो है जिम्मेदारी थी कि इसे सही तरीके से समय से पूरा किया जाए? देखिए सर, अगर छोटा सा एग्जांपल समझा रहे हैं, अगर घर का गार्जियन नहीं ठीक है तो उनके परिवार के लोग खराब होंगे ही होंगे, मनमानी करेंगे। तो हमारा गार्जियन कौन इस समय है? मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो अगर नहीं सही से कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है। कम से कम अधिकारियों को बुला करके फिर से उनको निर्देश दें, कड़े निर्देश दें कि चलिए ठीक है, हम लोग तो अभी बहुत से कदम नहीं उठा रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, और ये भी उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अभय चौटाला, वो मात्र 3,000 या कितना शिक्षकों को घोटाला किए थे, अभी तक जेल में हैं, कभी कभी पैरोल पे आते रहते हैं। ये तो 6800 करीब 18-19 हज़ार आरक्षण घोटाला हुआ है। तो यहाँ पे ये भी जेल जा सकते हैं, मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं, शिक्षा मंत्री भी जा सकते हैं, इनका पूरा अधिकारी भी जा सकते हैं। बस आपके चैनल से यही कहना चाह रहे हैं, योगी जी जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय दें, क्योंकि पहले भी अधिकारी गुमराह करते रहे हैं। सोचिए, IAS अधिकारी तो हमेशा गुमराह करते आए हैं, आज भी गुमराह कर रहे हैं कि हमने उनको आरक्षण दे दिया है। सोचिए, सब लोग कहते हैं कि आरक्षण उनको टेट में 82 नंबर मिला, उनको फीस में छूट मिली, और रिलैक्सेशन है। अब एक और रिलैक्सेशन है, एक उदाहरण समझा रहे हैं। IAS के एग्जाम में जनरल लड़की हो या OBC लड़की हो, उनको फीस में और एज में दोनों में छूट दी जाती है, तो वो सर रिजर्वेशन नहीं है, वो रिलैक्सेशन है। उनको फीस में राहत दी जा रही है और आयु सीमा में फीस दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन जो है हमेशा अंतिम पायदान पे लगता है, नियुक्ति के समय रिजर्वेशन लगता है, ना कि बीच बीच में लगता है। जैसे PCS में हुआ, PCS में हम तो मान लीजिए इंटरव्यू दे चुके हैं लोअर PCS का, तो उसमें होता क्या है कि वहाँ पे अंतिम चरण में मेंस का, इंटरव्यू का सब नंबर जोड़ा जाता है, तब अंतिम चरण में वहाँ पर रिजर्वेशन लगता है 27% OBC को, 21% SC को और 6% ST को। अच्छा, आप लोग जो है अकेले धरना दे रहे थे इतने लंबे समय, अब जो चयनित शिक्षक हैं वो भी आपके साथ यहाँ पर अपने समस्याओं को लेकर आ गए। हाँ सर, वो भी अपना अधिकार मांग रहे हैं, योगी जी से अधिकार मांग रहे हैं। उनके लिए ये भी है ना कि वो भी अपने आप को संतुष्टि कर रहे हैं कि योगी जी कुछ भी ट्वीट करके कुछ भी कर दें कि हाँ हम आप लोग को निकालेंगे नहीं। फिर भी देखिए, उन लोगों को मार्च तक टाइम है, मार्च तक ये है कि मार्च तक ये लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। मार्च के बाद कोर्ट ने कहा है इनके लिए कुछ करिए, इनको मतलब उनको बाहर करिए। ठीक, फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं कि मार्च तक उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी। सरकार बोल भी चुकी है, और सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को जल्द से जल्द स्कूलों में भेजे। तो आप देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है अपनी मांगों के लिए यहाँ पर पड़े हुए। जैसे कि ये पोस्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं पिछड़े और दलितों
की बातें करते हैं, खासतौर पर अनुप्रिया पटेल जो अभी उनका बयान आया था आरक्षण के मुद्दे पर, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं और भी तमाम जो नेता हैं वो अपनी बात करते रहते हैं। लेकिन आप देखें कि इन सभी नेताओं को कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको उठाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। सिर्फ चुनाव के समय में क्या हमारी बातें होती हैं, उसके बाद जो है लोग भूल जाते हैं। क्या नाम होगा आपका? मैं हसीन हूँ, हसीन मोहम्मद कहते हैं। मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। कहाँ से? मैं महोबा जिले का रहने वाला हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो धरना प्रदर्शन है अब उग्र और काफी तेज हो गया है, काफी उत्साह काफी जोश आप लोगों के अंदर है, आपके साथ अब तो चयनित शिक्षक भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। क्या उनकी भी तो समस्याएं वाजिब हैं और आपकी समस्याएं तो वाजिब है ही। क्या ये धरना आगे अभी कब तक चलेगा? देखिए, एज ए अभ्यर्थी, एज ए दलित पिछड़ा कमेरावादी, हमारी एक सोच रहती है किसी का अहित ना हो, मतलब किसी को नुकसान ना हो। ये हमारी सोच है। सरकार उनको भी किसी न किसी तरीके से रखे और हमको भी न्याय दे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सरकार इस प्रकार से जो टाइम लगा रही है, कोर्ट का आदेश भले ही 3 महीने का आया हो, लेकिन ये कोई वो तरीका थोड़ी ना है कि सरकार कोई बहुत बड़ा समुद्र मंथन करने जा रही है, बाद में मंथन के बाद अमृत तो घी निकलेगा। अरे उनके पास पावर है, सरकार के पास। सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर न्याय दे सकती है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार नौजवानों के बीच में एक बंटवारा पैदा करना चाहती है। अंगड़ा बनाम पिछड़ा का कार्ड खेलना चाहती है सरकार। ये सरकार अगर भ्रमित ना कर रही होती तो 24 घंटे के अंदर कह देती, दोनों पक्षों के नौजवानों को बुलाकर एक फैसला कर देती और समझौता भी हो जाता कि आप लोग को इस प्रकार से समायोजित करेंगे और इन लोगों को इस प्रकार समायोजित करेंगे। ये सरकारी जो अधिकारी हैं, ये सरकार की वाट लगाने वाले हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और यही सरकारी अधिकारियों ने और बाबुओं ने सरकार का गुड़गोबर एक किया हुआ है इस भर्ती में। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके जो ये बाबू हैं, इनके लगाम कसो। अगर ये बाबुओं पे लगाम नहीं कसेंगे और हाई कोर्ट के आरक्षण को अगर सही नहीं करोगे तो ये बाबू भी आपको ले डूबेंगे, सरकार आपको मुश्किल पड़ जाएगा। यही कहना। दोबारा से उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दे दिए हैं जिन्होंने घोटाले पे घोटाले करते रहे। उन्हीं के साथ योगी जी फिर से मीटिंग किए, फिर से उन्हीं को आदेश दिए हैं कि सही करने के लिए, और कब सही करेंगे इसका कोई पता नहीं। सही करेंगे भी या फंसाएंगे। और रही बात जो बाहर हो रहे हैं, बाहर होने का अब ये है कि मर्सी बस अगर सरकार अगर उनके लिए कोई पॉलिसी बनाती है, अगर ऐसा कुछ है, उनकी पावर है तो बनाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच है, जब इनका नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसी नियुक्ति पत्र के नीचे लिखा गया था कि आपका नियुक्ति पत्र कोर्ट के अधीन है। जब कोर्ट के अधीन है तो फिर इतना ज़्यादा पीड़ा क्यों होनी चाहिए? आपको पता था ना कि कल को जो फैसला आएगा हमें स्वीकार करना पड़ेगा, न्यायालय का आदेश है। बाकी न्यायालय आगे भी है, सुप्रीम कोर्ट है, आप लोग जा सकते हैं उसमें। हम लोगों ने अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ी है और काफ़ी समय से लड़ी है। हम लोगों ने चाहे आंदोलन रहा हो, चाहे कोर्ट में रहा हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी रहा हो, वहाँ से भी जीते हैं। हर जगह योगी जी ने एक कमेटी गठित की थी, उसने भी बताया था कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। उसके बाद भी योगी जी ने 6800 की लिस्ट निकाली थी, लेकिन लिस्ट तो आ गई लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। कोर्ट में फंसा दिया गया कि हम लोग हार जाए, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते रहे और जीते भी। और जीतने के बाद भी 3 महीने का जब ऑर्डर आया है कि 3 महीने में फॉलो किया जाए, इनको 3 महीने क्यों लगेंगे? इनके पास लिस्ट है, कोई समुद्र मंथन थोड़ी ना करना है। लिस्ट इनके पास है, उसी को फिल्टर करके उसको सही करके दे देना है। बाकी वो कौन बाहर हो रहा है, कौन अंदर है, वो हम नहीं जानते। वो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट का आदेश है। तो ये तमाम जो 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आपने सुना। पांडे है जी, मैं 69,000 शिक्षक का एक शिक्षक हूँ अभी वर्तमान समय में। और यहाँ मुद्दा जो है, कहाँ से आए? जी हम बस्ती जिले से आए हैं। और यहाँ मुद्दा ये चला है, अभी माननीय डबल बेंच का फैसला आया है हमारे पास। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, कुछ आरक्षित वर्ग वालों को अंदर करके और कुछ अनारक्षित वालों को बाहर करने का जो है माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम अनारक्षित लोगों के साथ कोई न्याय ना हो सके। ये है आपको अपनी नौकरी जाने का? नहीं, बिल्कुल
हमें जो है डर बिल्कुल रहेगा ही, क्योंकि हम लोगों ने ना तो लिस्ट बनाई है ना ही हमने कुछ किया है। जबकि जो है पूरा इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए हर जगह से जो है कि अधिकारियों के निर्देश से सारे कार्य हुए हैं। अब कोई 4 साल नौकरी कर लेगा, अब इस तरीके से बोला जाएगा कि इस समय आरक्षण घोटाला हुआ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपने दम पर तैयारी किए हैं 4-4 साल। ऐसा किसके मानते हैं ये गलती है? अधिकारियों की और सरकार की निश्चित तौर पर गलती है सर। देखिए, हमारा काम है परीक्षा में भाग कर लेना, और जो एक नियमित कटाफ सरकार निर्धारित करती है उस कटाफ को पार करना। हमने हर तरीके की कटाफ पार कर ली, हमारा चयन हुआ, चयन सूची सरकार द्वारा बनाई गई, उसमें हमारा चयन हो गया। हम पिछले 4 सालों से नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्ति में है, लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। से डबल बेंच का निर्णय आता है कि इन शिक्षकों को जो नीचे थे कटाफ थे उनको हमारे पास रोजी कटा गया कि हमारे स्तर से जो बातें थी हमने तो कर ली, लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी थी और आज हमको इस चौराहे पर लाके 1 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ धरने पे आना पड़ा, जबकि हमारा काम था हम बच्चों को पढ़ाते। लेकिन हमारे सामने ऐसी मजबूरी आ गई कि कल की हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। जब हम इस दुविधा में हैं तो हमारा दिमाग भी सही नहीं, जब हम मानसिक रूप से ठीक नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? कहाँ से आप आए? मैं लखीमपुर से आया हुआ। जी, आपका क्या नाम है? गौरव सिंह। आप कहाँ से? हम लखीमपुर से। क्या कुछ समस्याएं देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? विलम्ब तो हो ही रहा है, इसके अलावा अब तो दोनों जो चयनित हैं और जो चयनित होने की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार दोनों में क्लैश जिस तरह से हो रहा है एक हिसाब से, उसको कैसे देखते हैं? और ये गलती किसकी है? ये सरकार के साथ साथ अभी तक जो यूआर की डिफिनीशन है वो सरकार क्लियर नहीं कर पा रही है अच्छी तरीके से कि आखिर यूआर में जाएगा कौन, क्योंकि जहाँ तक जानकारी है कि 50% तो यूआर जिसकी 50% सीटें हैं अनारक्षित वर्ग, उसमें सामान्य भी है, ओबीसी भी है और एससी भी है और एसटी भी है। तो हमारा सबका ये कहना है कि आप यूआर 50% का जो है अनारक्षित वर्ग, उसमें जितने भी मेधावी हैं वो चाहे किसी वर्ग से आते हों, एससी भाई हैं हमारे, ओबीसी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, तो कम से कम वो आए। तो अब उनको आने का एक है कि आपने कई स्टेज में एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आप 90-97, कोई 90 ला रहा है, पास हो रहा है, कोई 97 ला रहा है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अनारक्षित सीट पाए, कम से कम वो मेधावी होना चाहिए, जिससे जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो। क्योंकि जो ज़्यादातर जब हम स्कूलों में पढ़ाते हैं उसमें एसटी, ओबीसी, एससी वर्ग का ही छात्र पढ़ता है, तो उन अभिभावकों को भी जो है कहीं न कहीं जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए और सरकार को यूआर एकदम क्लेरिफाई कर देना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट, उसको यूआर की डिफिनीशन क्लियर करनी चाहिए कि यूआर की जितनी भी शर्तें हैं, आप आर्मी में जाते हैं, आपको वहाँ कोटा मिलता है, लेकिन रेस में किसी को छूट नहीं दी जाती। जो रेस निकालेगा आगे लगेगा। तो मतलब जो मूल मेधावी शिक्षक आना चाहिए हमारे समाज में, वो चीज इससे बहुत प्रभावित हो रही है। सरकार से हमारी बस इतनी सी मांग है भैया कि चाहे जिसको वो चाह रहे हैं नियुक्ति दें, 69,867 के अलावा जितने भी लोग हैं उनको नियुक्ति दें, हमें कोई समस्या नहीं, बस हमारी नियुक्ति को प्रभावित नहीं करना है। हम जो चयनित हैं 4 साल से नियुक्त हैं, बस उसको बिना छेड़े, वो चाहे जिसको नौकरी देना चाहे उसको नौकरी दे। हम कौन हैं किसी की नौकरी के लिए? सरकार बस हमको डिस्टर्ब ना करे। क्या नाम है? सरफराज अहमद खान। कहाँ से हैं? हम कुशीनगर से हैं। अब 4 साल हो गया हमें नौकरी करते हुए, ठीक, अच्छे गुणांक लाए थे और अच्छी मेरिट पे थे, ऐसा नहीं है, हम अच्छी मेरिट पे थे तब सिलेक्शन पाए थे और उसके बाद सब सही चल भी रहा था। फिर एक 6800 की लिस्ट सरकार जारी करती है, ठीक है, 6800 की लिस्ट आपने जारी करी, आपको चाहिए था उस पर सिलेक्शन दे देते हैं, अब नहीं दिया आपने, वो आपका मैटर है। लेकिन अभी हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया है उसके बाद हमारे फेवर में भी कुछ बातें हों, भाई हमें भी कुछ आश्वासन मिल जाए कि हम लोग तसल्ली से बैठें। आज इतनी ओहापोह की स्थिति है हम लोग दिमाग में, आज मान लीजिए जब से ये जजमेंट आया है तब से हम लोग सो नहीं पा रहे, ठीक, सब मानसिक रूप से एकदम परेशान है, ठीक। अब दिमाग में हर वक्त होगा क्या सरकार स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। कोर्ट को आप लोग को ये भी आशंका होगी, कोर्ट को चाहिए था कि स्पष्ट कर हाँ, देखिए हम आपको बताएं क्या होगी। जैसे सिंगल बेंच में ये फैसला सुना गया, सिंगल बेंच ने भी इन लोगों के बारे में मतलब 6800 लिस्ट का जिक्र करा, जिक्र करने के बाद उसने कहा कि ठीक है उनको भी सरकार
जैसे कि कोर्ट ने चयनित सीधा हम लोगों के लिए चयनितों के बारे में ये कहा कि उनको आज तक इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी चयनित को इतने समय के बाद 4 साल के बाद बाहर करा जाए। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आप लोग आज आए हैं यहाँ पर अपनी बातों को लेकर बातें रखने के लिए, समस्याएं रखने के लिए, लेकिन जो आपके साथी हैं उसी भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले जो साथी 6800 हैं, वो इतने लंबे वक्त से धरना दे रहे हैं और मतलब ठंडी गर्मी बरसात को झेल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से पुलिस उनको बिहेव उनके साथ कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए इसी तरह से युवाओं को सड़कों पर अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी? नहीं, वो है ना, देखिए कोर्ट में गए, हमारी जो भर्ती है ये सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड है। अभी इसके पहले पूर्व जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, उनकी बेंच में हमारी भर्ती लगी थी। उन्होंने वहाँ पे इस भर्ती को वेरीफाई किया, इस लिस्ट को वेरीफाई किया, कट ऑफ को वेरीफाई किया। उसके बाद धरनों के बाद हमको नियुक्ति मिली है। हमको इतनी आसानी से नियुक्ति वही कह रहा हूँ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो सरकारी नौकरी पाने की जो राह है वो क्या धरने से होकर जाती है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। इसके लिए ये उत्तर प्रदेश में एक चरण हो गया, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया जो भी हमारे विशेषज्ञ लोग जो भी बनाते हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसे पोल्स छोड़ देते हैं कि भर्ती कहीं न कहीं जाके अटक जाती है और फिर राजनीति आती है और अपनी रोटियां उसमें सेकती है और जो है उसका संख्या बल का दबाव रहता है सर। जैसे 31-32 हजार लोग हुए, उसके बावजूद प्रिंट मीडिया और लगातार मीडिया के लोग, हम लोगों से समान पढ़े लिखे हुए लोग हैं, वो 3.86 का एक डाटा दे रहे हैं कि इतनी भर्ती हुई। अब ये बताइए 32 हजार लोग जो है 32-33 हजार लोग होते हैं तो क्या वो 3.86 से 69 हजार का, ये बताइए। और 20 हजार जर्नल हुआ, 19 हजार का घोटाला दिखा रही है मीडिया लगातार, 19 हजार का। आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में 1000 जो है सवर्ण, वो इस स्थिति में नहीं है कि नौकरी पा जाए। और दूसरी चीज एक और, 60% जिस भर्ती परीक्षा का 60% अंक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जा रहा है गुणांक बनाते समय, वो भर्ती परीक्षा का अंग नहीं माना जाता। आप कितनी जगह एक व्यक्ति को रिजर्वेशन देंगे? आप भाई आप टीटी में 82 पे पास कर रहे हो, 90 पे पास कर रहे हो, उसके बाद में सुपर टेट में जो है वही 90 पे पास कर रहे हो, फिर लाके उसको भर्ती का अंग नहीं मान रहे हो। हमको भाई क्या, हमने क्या गुनाह किया? अपने देश में रह के हम खुद शरणार्थी वाली स्थिति में हम लोग हैं। क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए भाई? हमारे क्या दोष है? हमारा जो है कि सरकार चयनित लिस्ट को बिल्कुल ना छेड़े, जितना उनका वैकेंसी देना हो, लेकिन चयनित लिस्ट को सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए और इतना संघर्ष करके अगर हम नौकरी में आ गए तो इसमें हमारी कोई गलती है? हम अगर 4 साल से पढ़ा है तो हमें निकाला क्यों जाएगा? सरकार हमारे तो दोनों जो चयनित शिक्षक हैं, जो 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन सभी को सुना और उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और वाजिब समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो आज लखनऊ के इस शिक्षा निदेशालय में है और अपनी बातें रख सरकार के आगे अपना रोना रो रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, आपको बताते रहेंगे आपकी राय क्या है इस भर्ती या सरकारी नौकरी पाने की राह में। किस तरह से धरने का एक अहम रोल है वो आप देख सकते हैं।